आपके बीच हूँ मुआफ़ीनामे के साथ भी और शिकायत के साथ भी। मुआफ़ीनामा ये कि वी हैव फेल्ड यू, और शिकायत ये कि इस फेलियर में आप हमारे साथ शरीक गुनाह। इस फेलियर में आप हमारे साथ शरीक गुनाह। नदीम साहब, आपकी इजाज़त हो, जब इन्होंने मुझे सब्जेक्ट दिया आज के लिए, पहले तो माफ़ी कहूँ कि शायद मुझे आपके बीच में 11-12 दिन पहले होना था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि उत्तर प्रदेश के नतीजों के बाद मैं आकर के उसके बारे में आपके साथ अपने जो ख्याल हैं या जो अपना ओपिनियन है, तो इश्क में गैरत जज्बात ने सोने न दिया। बहरहाल रास्ते में नदीम साहब ने एक बात कही किसी और इंडिविजुअल के बारे में कि वो बहुत मायूस हो गए हैं। मायूस मैं भी हूँ, और मेरी मायूसी की वजह भाजपा और संघ नहीं है। मेरी मायूसी की वजह हमारे हम सफ़र, हमारे हम सुखन, हमारे हम साया। दुश्मन से मायूसी किस बात की? दिक्कत दोस्तों से है। और हालात ये हैं, मैं आपसे कहूं, मैं एक पार्टी में काम करता हूं, और मैंने हाल में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ऑल पार्टी की एक बैठक करवाई थी किसी ने। तो मैंने कहा, मुझे जितनी शिकायतें भाजपा से, उनसे ज़्यादा शिकायतें अपनों से। हम ये लड़ाई खुद हार रहे हैं। एक वाकया कहूं इससे पहले कि मैं 2-4 चीज़ें और कहूं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ इलाकों में मैं कैंपेन के लिए गया था। ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स थे। हमारे साथ अलीगढ़ के मेरे 1-2 दोस्त थे, और मैं उनके तकरीर का एक हिस्सा सुनाता हूं आपको। अरे कौम के लोगों, 750 साल हमने इस मुल्क पे राज किया है, आज तुम्हारी हालत क्या हो गई है? मैंने कहा, साहब यही बात तो आरएसएस कहता है। इन चमारों की गुलामी करोगे? मैंने कहा, साहब ये बात क्या कह रहे हो आप मेरी बात समझिएगा। बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं हम। पहली बार जब उत्तर प्रदेश के नतीजों पर मुझसे पहली बार एएनआई बाइट लेने आई, मैंने कहा, हुजूर भाजपा जीत जाती है, मुझको कोई दिक्कत नहीं थी। मुझको इस जीत में तकसीम की बू आ रही है। इतना तो 46-47 में भी हम नहीं बटे थे। 1946-47 में मैंने पार्टीशन पे बहुत काम किया, पढ़ा है। 46-47 में भी तकसीम के इस तरह के हालात नहीं थे जो आज है। और इसमें शरीके गुनाह सिर्फ भाजपा नहीं है, हम सब शरीके गुनाह। हम सब ने ये काम किया। मैं कहूंगा कैसे। आप सब बहुत खुश हुए, आप सब ने हमें बहुत मुबारकबाद दी बिहार को लेकर के। हम बिहार जीत गए, लेकिन मनोविज्ञान पे नहीं जीते, साइकोलॉजिकली नहीं जीते, हम अरिथमेटिकली जीते। और जिंदा कौम में अंगगणित पर अगर जीतती है ना, तो रसायन और मनोविज्ञान हारता है। भाजपा की जीत बिहार में भी हुई है। हम उनकी पिच पर खेलते रहे, मंचों से मुसलमान को गायब कर दिया। मुस्लिम कम्युनिटी खुद हमसे कहने लगी, हमारे इलाके में मत आइएगा। ये कौन सी राजनीति? अंग्रेजी में एक शब्द है डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। तकसीम के वक्त भी ये डिसइनफ्रेंचाइजमेंट नहीं हुई थी, आज ये हो गई, और ये खबर नहीं बन रही है, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई इस पर विश्लेषण नहीं कर रहा है, कोई इस पर बात नहीं। आप बहुत बुजुर्ग लोग यहां बैठे हुए हैं, नौजवान दोस्त हैं। 50 का मैं हो गया हूं। मैंने जिंदगी के कई वर्ष जामिया मिलिया इस्लामिया में भी दिए। मैं इतनी मायूसी में कभी नहीं था। मेरा नाम मनोज झा है, मैं ब्राह्मण हूं जन्म से। मेरे लिए मुश्किल उतनी नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरा मुल्क देखते देखते बदल गया। अब लोग चर्चा भी नहीं करते। जिन मसलों पे लोग सड़कों पे जाते थे,
आज वो सब खत्म हो गया। मैं मायूसी बांटने आया हूं, क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि मायूसी बांटने से मायूसी घटती है। मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं क्रोसिन की दवा लेके नहीं चलता कि माथे के दर्द है तो क्रोसिन आपको पकड़ा दूं। ये ऐसे हालात हैं, हमको आपको लंबे समय तक एक साथ सोचना होगा। एक खत पढ़ना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैंने एक खत लिखा था 3 वर्ष पूर्व, अगर आपकी इजाजत हो। छोटा सा खत है, मैं कुछ हिस्से पढ़ूंगा। जवाहरलाल बहुत याद आते हैं इन दिनों। इंदिरा जी नहीं आती, राहुल जी नहीं आते, जवाहरलाल याद आते हैं। आप में से बहुतों को मालूम नहीं होगा कितने मुश्किल हालात में हिंदुस्तान का वो जवाहर इस मुल्क को हिंदू पाकिस्तान बनने से बचा ले गया। उसके साथ के लोग हवा को गर्म कर रहे थे। आपको याद होगा गर्म हवा एक फिल्म बनी थी, और गर्म हवा फिल्म बनने के पीछे क्या इतिहास था हम सब जानते हैं। उस जवाहरलाल के नाम से मैंने 3 साल पहले एक खत लिखा। मैं उसके कुछ हिस्से आपको पढ़ के सुनाता। परम आदरणीय जवाहरलाल जी, सादर प्रणाम। इससे पहले कि आप चौंके कि मैं आपसे कुछ बातें बिना लाग लपेट के कह देना चाहता हूं। मैं आपकी मौत के 3 वर्ष पश्चात उस धरती पर आया था जिसकी जमीन में आपका अस्थि समाहित हो चुका था। आप चल बसे थे, लेकिन आपकी मौजूदगी मेरी पीढ़ी की इर्द गिर्द हमेशा बनी रही। बचपन से ही सुनता रहा, जवाहर ने ये किया, जवाहर ने वो किया, ये बांध जवाहर ने बनवाया, ये बैरेज जवाहर ने बनवाया। हर इतने विशाल और विविधता से भरे मुल्क में उदार लोकतंत्र और हर व्यक्ति को वोट का अधिकार आपकी भूमिका रही। मेरे गांव में, सहरसा जिले में, बिहार में बलहा गढ़िया एक गांव है। हमारे गांव में एक मिलन मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर से कभी मुसलमानों को गुरेज नहीं हुआ। वो मिलन मंदिर था, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक के प्रोजेक्ट के तहत बना था। लोग बताते थे कि आपके द्वारा शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत यह बना था। मेरे दादा बताते थे कि नाम में मंदिर होने के बावजूद किसी के लिए प्रवेश निषेध का प्रावधान नहीं था। एक मंदिर आपने बनवाया, एक मंदिर कोई और बनवाने जा रहे हैं। तो जवाहरलाल जी बहुत याद आ रहे हैं। 1946 में मुंगेर में दंगा हुआ और 1934 में मुंगेर में भूकंप आया था। जवाहरलाल मुंगेर जाते हैं और कहते हैं 12 वर्ष पूर्व भी मैं यहां आया था जब एक भीषण भूकंप आया था और आपके पूरे जिले को तबाह कर गया था। आज मैं पुनः यहां एक तबाही के मंजर के साथ खड़ा हूं, और यह तबाही प्रकृति ने नहीं, नेचर ने नहीं, बल्कि इंसान ने दूसरे इंसान के लिए बनाई है। जब प्रकृति तबाही लाती है तो लोग एक दूसरे की मदद के लिए आते हैं, लेकिन इस तबाही में एक भाई दूसरे भाई का गला काटने को तत्पर है। इंसान के होते हुए इंसान का यह हश्र देखा नहीं जाता है, मगर देख रहा हूं। ये पंडित जवाहरलाल थे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जब मैं कल की बात कर रहा हूं, ये मुल्क कुछ नियामकों पे बना था, कुछ मैट्रिक्स थे, कुछ पैरामीटर्स थे। आजादी, आजकल बड़ा मुश्किल है आजादी बोलना भी। ना जाने किसके कान खड़े हो जाए, ना जाने कौन से थानेदार को मेरा आजादी बोलना बुरा लग जाए। आजादी, न्याय, समता, बराबरी और सेक्युलरिज्म। क्या वजह है कि पूरी सेक्युलरिज्म की लड़ाई और उसकी बात को मुसलमानों तक महदूद कर दिया गया? सेक्युलरिज्म मुसलमानों का मामला नहीं है भाई। सेक्युलरिज्म सबसे ज्यादा इस मुल्क के 3/4 हिंदुओं का मामला है।
आपने ये चुना था, ये आपकी ख्वाहिश थी। और आज सेक्युलरिज्म बोलते ही, धन्यवाद उन टेलीविजन के दोस्तों का जिन्होंने सेक्युलरिज्म इज इक्वल टू मुस्लिम्स कर दिया। ये मुसलमान नहीं बोल के सेक्युलरिज्म बोल रहा। ये कैसे हुआ? नेहरू के बाद और खास तौर पे 80 के दशक के बाद लोगों ने सेक्युलरिज्म और जस्टिस को अलग कर दिया, घर बराबरी के मसले को अलग कर दिया। घर बराबरी, आजादी, सेक्युलरिज्म और जस्टिस, सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये 4 सिक्कों वाला एक पहलू है, या 4 पहलुओं वाला एक सिक्का। ये खता किसने की? ये खता हमने की। बहुत आसान है ये कह देना कि भाजपा ने ये कर दिया, संघ ने ये कर दिया। हुजूर, हम उनसे मोहब्बत का पैगाम कभी सोचते भी नहीं थे। आप उनसे मोहब्बत का पैगाम नहीं मान रहे थे, लेकिन हमारे मोहब्बत के पैगाम को क्या हो गया? 80 के दशक में, खास करके 90 के बाद, डोमिनेंट कास्ट, चाहे बिहार में यादव हो, यूपी में यादव कुर्मी हो, बिहार में यादव कुर्मी हो, डोमिनेंट कास्ट पैराडाइम ने अकलियत के साथ मिलकर के अक्सरियत के कम्युनलिज्म के खिलाफ एक मोर्चा खोला। इसको रेनबो कोएलिशन कहा गया, इंद्रधनुषी गठबंधन। उस इंद्रधनुष के रंग में एक ही रंग रखा आपने, मुसलमानों के अलावा। क्या हुआ अत्यंत पिछड़ों का? क्यों बिछड़ गए हमसे? क्या हुआ बाकी बैकवर्ड कम्युनिटीज का? क्यों बिछड़ गए हमसे? अगर हमारी कौम में, हमारे समुदाय में पिछड़ेपन का सवाल है तो उसको दड़ी के नीचे नहीं रख सकते हम, उसको कारपेट के नीचे नहीं रख सकते आप लड़ाई लगातार हारोगे अगर ये होगा। ये हुआ है हमारे साथ। मैं अपने पार्टी के फोरम पर भी ये कह चुका हूं कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ने की मशीन बन के रह गए। आप जाते होंगे एयरपोर्ट पे, आप में से कुछ लोग देखा होगा, एक कियोस्क है। अब आपको लाइन में नहीं लगना है बोर्डिंग पास के लिए, उसमें डालिए, वो बोर्डिंग पास आपको दे देगा। हमने पार्टीज को टिकट बांटने का कियोस्क बना दिया। जिंदा कौमों के बीच में राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन कमीशन के डेट अनाउंसमेंट के बाद ही जगेंगी तो आपके जागने का कोई मतलब नहीं है। आप सोते रहिए, आप सोते हुए अच्छे लगते हैं, आप लगातार सो रहे हैं। जिनसे आप लड़ रहे हैं वो 24 घंटे 7 दिन बोल बम के लिए लोग कांवर लेके जाते थे, अब राष्ट्रीय झंडा लेके जा रहे हैं साहब। वो ये बिहार में मैंने देखा, ये उत्तर प्रदेश में देखा, शिव के झंडे के अलावा तिरंगा झंडा लगातार काम कर रहे हैं। वो उन जातियों के बीच में काम कर रहे हैं जिन जातियों के लिए जो पहले ब्राह्मण राजपूतों का, भूमिहारों का अप्रोच हुआ करता था कि तू यहां कैसे बैठ सकता है, आज वही अप्रोच हमारे समाज ने और पिछड़ी जाति के नेताओं ने और पिछड़ी जाति के दबंगों ने कर दिया। आप लोग खो रहे हैं। लड़ाई लोगों के साथ होती है। आपको यह समझना होगा खतरा कितना बड़ा है। ये 5 साल का खतरा नहीं है। चुनाव उत्तर प्रदेश में हार गए, हो सकता है कल जीत जाएं आप, कल गुजरात में आप जीत जाएं। इलेक्शन जीतने की कभी खुशी मत बनाइए और न हारने का गम। आप आइडियाज में जीतिए। दिक्कत यह है कि भाजपा की आइडिया जीत रही है। मैं एक छोटा सेंटेंस लिखता हूं, हालांकि बहुत पसंद नहीं है 140 कैरेक्टर का ट्विटर, लेकिन करूं क्या, जब उस धंधे में हूं तो उस धंधे की नैतिकता को भी ध्यान में रखना पड़ता है। मैंने एक छोटी बात लिखी, लव हैज टू बी लव्ड, हेट हैज टू बी हेटेड। मोहब्बत से मोहब्बत कीजिए, नफरत से नफरत करिए। नफरत से मोहब्बत मत कीजिए
और मोहब्बत से नफरत न कीजिए। कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। वो बात जिसका सारे अफसाने में जिक्र न था वही नागवार गुजरी। किसी ने मुझको लालू जी के चारा के बारे में बता दिया, किसी ने कहा कि तू है कौन, किसी ने कहा कि तेरे माता पिता कहाँ के हैं, न जाने क्या क्या क्या। आपको इससे पता चल रहा है कि आपका समाज कितना बदल गया है। अब मैं ईदगाह नहीं सुना सकता लोगों को, वो रोमांटिक दौर खत्म हो गया। अब प्रेमचंद का पात्र चिमटा खरीद करके हीरो नहीं बनेगा, अब प्रेमचंद का पात्र भी त्रिशूल खरीदेगा। मां के हाथ आग में न जले उससे नहीं, वो किसको आग में जला ले वो इंस्ट्रूमेंट खरीदेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इसके लिए मैं भाजपा और संघ को गुनहगार मानने से पहले मैं खुद को गुनहगार मानता हूं और आप सबको शरीके गुनाह मानता हूं। हम सब एक साथ हैं इसमें। हमने बड़ी आसानी से चीजों को ले लिया। हमें लगा कि जो हिंदुस्तान की तकदीर लिख गए हैं नेहरू जी, वो वही बना रहेगा। ऐसा हुआ नहीं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, एक बहुत आप लोगों से वाबस्ता रखने वाले बहुत सेंसिटिव पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं, एक ही इंसान बचा हुआ है। कल लंबी बात उनसे हुई, 1 घंटे सुबह। उन्होंने कहा ये कर क्या रहे हैं पता है? इन्होंने क्या किया है कि ये जो अलायंस है खास करके नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी और डोमिनेंट कास्ट का, ये उन सबको डेमोनाइज कर रहे हैं, इनको राक्षस बता रहे हैं और बाकी लोगों को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों बाकी लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि उनके पास बेटर अपील है? क्या सिर्फ इसलिए कि उनके पास बेहतर कार्यक्रम है? यह ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम सोचते हैं कि हम महफूज हैं, हमें और लोग नहीं चाहिए। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए थे उत्तर प्रदेश के चुनाव के तकरीर के। ये चीजें हमें खा रही हैं, खत्म कर रही हैं, लील रही हैं। बाकी तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। बेचारे शेक्सपियर साहब आज अगर कब्र में होंगे तो करवट ले रहे होंगे। बहुत खूबसूरत उन्होंने प्ले लिखा रोमियो जूलियट, वो पटना यूनिवर्सिटी में हमारे कोर्स में भी था। बहुत मेहनत की थी हमने, तो पता चला एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया। अब आज सुशील मोदी जी ने भी एक ट्वीट किया कि बिहार में भी होना चाहिए। मैंने कहा भैया नाम दूसरा रख लेना, ये नाम जच नहीं रहा। ये नाम बहुत खूबसूरत है रोमियो, और जो आप में से जिस किसी ने भी वो प्ले पढ़ा होगा जार जार रोया होगा, कम से कम 2-4 आंसू तो जरूर। मैं समझता हूं कि इतना तो जरूर हमें करना चाहिए। अब मैं कुछ चीजें आप लोगों से छोटी छोटी चीजें करूंगा बातचीत। नदीम जी से मैं कह रहा था कि 11 तारीख से बहुत मायूसी हुई। आज तक मैंने कोई भी अखबार पूरा नहीं पढ़ा 11 तारीख के बाद। मई 14 में भी मुझे 1-आध महीना लगा था इससे उबरने में। जाहिर तौर पर ऐसा कहिए कि क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि ये नहीं कि हम चुनाव हार गए, वो इसलिए होता है कि हम हौसला ना हार जाए। हौसला बरकरार रखना बहुत जरूरी है। चुनाव तो फिर जीतेंगे और मैं बताऊंगा कैसे जीतेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमें हौसला नहीं हारना। लोगों ने कहा कि साहब जनादेश का आप लोगों ने सम्मान नहीं किया। मैंने कहा हुजूर हम तो आप क्या कहते हैं, हम तो सजदे में खड़े हो गए जनादेश के। लेकिन सम्मान करने के साथ साथ थोड़ा विश्लेषण भी करने दीजिए मुझे। मैं ईवीएम थियरीज को नहीं मानता, लेकिन इस बात को जरूर मानता हूं कि जमीन के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसका हम सबको कुछ नहीं पता था। बोलबम के साथ राष्ट्रीय झंडा चलता रहा, दलितों की बस्ती में जाकर के लोग पांव धोते रहे, उनको बेहतर हिंदू बताते रहे, अधिकार दें या ना दें, और हम उन बस्तियों से दूर रहे, हम उन इलाकों से दूर रहे।
पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपकी और हमारी लड़ाई और मुश्किल होने वाली है। पहले लोग मीडिया से उम्मीद रखते थे, अब गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं है। अब मीडिया में डीएनए एनालिसिस करने वाले लोग हैं जो आपकी अनुमति के बगैर, इजाजत के बगैर आपका डीएनए दिखा देते हैं, और वो चल रहा है। नहीं, समाज बदलेगा तो जो ककड़ी तीती है, जिसको कहते हैं, अभी यहां क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे यहां बिहार में तीता बोलते हैं, जो ककड़ी कड़वी है वो भी इमरती की तरह बिकेगी। तो इमरती की तरह बिक रही है। डीएनए एनालिसिस कर रहे हैं और हम सबको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। और उनको पता नहीं कि मुल्क की मोहब्बत का अगर कोई मीटर बनाया जाए तो शायद आप में और हम में वो मीटर पाड़ा तोड़ के बाहर निकल आएगा। लेकिन दौर दूसरा है, मान लीजिए। तो ये लड़ाई मीडिया के बगैर, ये नदीम साहब आपके कल के लिए, मैं कल हूं या ना हूं, कल आपको बताया मैं नेहरू का मुरीद हूं और रिश्ता पीर मुरीद वाला है। हमें आज जरूरत है इस मुल्क में नेहरू की पॉलिटिक्स की। दुख इस बात का है कि नेहरू का कत्ल करने बीजेपी नहीं आई, कांग्रेस ने कत्ल कर दिया नेहरू का, और बार बार जिबाह किया कांग्रेस ने नेहरू का। कांग्रेस की अध्यक्षा बहुत बड़ी हैं, एक दफे उनसे बातचीत हुई तो जाहिर है हर आदमी से लोग सलाह लेते हैं, मुझसे भी पूछ लिया तो मैं नाचीज, मुझको लगा कि इतने बड़े आदमी मुझसे सलाह ले रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा है, कांग्रेस शुड गो बैक टू नेहरू। तो उन्होंने पूछा व्हाट डू यू मीन देयर बाय। मैंने कहा नेहरू के समाज को लाओ, उसकी संस्कृति को लाओ और उसकी अर्थनीति को लाओ। एक शिकायत जो मुझको तमाम कम्युनिस्ट पार्टीज, अपनी पार्टी, जदयू, तमाम दलों से है, क्यों बाजार इतना भारी होना चाहिए? बाजार तय करे कि शिक्षा में क्या हो, स्वास्थ्य में क्या हो। इसको हम कहते हैं नव उदारवाद। इस बाजार पे नकेल कसने की थोड़ी राजनीति होनी चाहिए। किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी इतनी है, जमीन का मसला हजारों जगह पर सॉल्व नहीं हो रहा है, महंगाई की तो बात ही ना करिए। अब तो हम ये कह भी नहीं सकते घर की मुर्गी दाल बराबर, बल्कि उल्टा करना होगा, घर की दाल मुर्गी बराबर। इन प्रश्नों पे बात नहीं हो रही है। बात कहां हो रही है? एंटी रोमियो स्क्वाड। जिस समाज में मौलिक प्रश्नों से हटकर बात होने लगे, आप समझ लीजिए वो समाज बीमार हो गया। और उस बीमार समाज में अगर राजनीति करनी है तो उस बीमारी का सबसे बड़ा सोर्स है नियो लिबरल इकोनॉमिक्स। हमको, आपको, सबको एक एक तिनका जोड़ना है बाजार के खिलाफ और राज्य के खिलाफ। और वो कैसे होगा? पहचान और वर्ग एक साथ आएंगे। मैं अगर सीधे तौर पे कहूं, थोड़ा इसको हल्का करके, जय भीम को लाल सलाम, लाल सलाम को जय भीम करना होगा। ये नहीं टिक पाएंगे हम आप। वर्ग और पहचान एक साथ लाने होंगे। सेक्युलरिज्म की पूरी लड़ाई सामाजिक न्याय के चादर के साथ होगी। अलहदा लड़ाई नहीं करेंगे हम, अलहदा लड़ाई लड़के हम देख चुके हैं। सामाजिक न्याय कोई डिनाई कर सकता है? 52% लोग कह रहे हैं दिहाड़ी मजदूर हैं। आपका खुद का डेटा कहता है प्रधानमंत्री जी। ये किस जाति के लोग हैं? ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। 51% लोग होमलेस हैं। जाहिर है ब्राह्मण ठाकुर नहीं है, भूमिहार नहीं है, एक आध होंगे तो अपवाद में होंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? हमने पूरी लड़ाई को तमाशे में तब्दील कर दिया है। इस तमाशे की राजनीति को खत्म करना होगा, एक अगर इसको माना जाए। और ये दरखास्त मैं हर फोरम पे कर रहा हूं, अपने पार्टी के फोरम पे, लेफ्ट के साथ बातचीत में, कि हुजूर कुछ भी नहीं बचेगा।
हिटलर ने शुरुआत की थी डेमोक्रेट से, यहूदियों से नहीं किया था, और जद में सब आ गए। तो यह मत समझिएगा, वो जिसको कहते हैं ना फूस के घर में रहने वाले, अगला नंबर आपका है। तो ये अगला नंबर आपका है, इसको तय करना होगा। किसी ने आज कहा कि मुसलमानों को डिसइंफेक्ट, मैंने कहा बिल्कुल, मुझे पहली बार इस मुल्क में एहसास हुआ, गुजरात में भी नहीं, कि जो मायूसी मैंने देखी है वो डर पैदा करती है। सेकंड क्लास सिटीजनशिप वाली जो बात है वो डर पैदा करती है। लेकिन कहानी मुसलमानों पे नहीं रुकेगी। अगर किसी को खून की आदत पड़ गई है, एक का खून पी लिया, तो ऐसा थोड़ी है कि उसके बाद वेजिटेरियन हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा, वो सिर्फ बतिया ककड़ी खाएगा। उसे नया खून चाहिए। ये बात हमें लोगों के बीच में ले जानी होगी, हाथ पकड़ के, हाथ जोड़ के, कभी झुक करके। दूसरी बात, मैं जो सोच के आया था, मैं कुछ भी उसमें से नहीं बोल रहा हूं, मुझे ये चीजें आपसे शेयर करनी थी, मैं फिर करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जहां हम सबको भी ये तय करना होगा कि क्या ऐसा है कि हम सुबह शाम के हिसाब से लिबरल होते हैं, कि सुबह के वक्त में लिबरल हैं, दोपहर चूंकि बिल्कुल हमारी है तो यहां लिबरल होने की जरूरत नहीं है, और शाम तो वैसे भी तनहा है, लिबरल क्यों हुआ जाए। अगर हम लिबरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मेल जोल के राजनीति की बात करते हैं, हमें अपने अंदर भी झांकना होगा, और यह हर समाज पे लागू होता है। हम क्या करते हैं ना, आईना देखना भूल गए हैं, हम आईना दिखाने में लग गए। आईना देखना चाहिए एक बार, हम कहां खड़े हैं, हमसे क्या चूक हुई, हमसे लोग क्यों छूट रहे हैं। ये पॉलिटिकल, और एक बात और कहूं, हम आपने बहुत भरोसा कर लिया है पॉलिटिकल पार्टीज पर। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा हूं, लेकिन मैं आपसे यकीनी तौर पे कहूं, पॉलिटिक्स इतना गंभीर मसला है, इसको सिर्फ पॉलिटिशियन के भरोसे मत छोड़िए। हम सब, एक तरफ से मैं कहूं, हम सब बुत परस्त हैं, हमें एक बुत चाहिए होता है। कभी अरविंद केजरीवाल बुत हो गए, हम सब ने उसमें मसीहा ढूंढ लिया, कभी राहुल हो गए, कभी लालू जी हो गए, कभी नीतीश कुमार हो गए। ना, ये नहीं चलेगा। आपको एजेंडा तय करना होगा, और उस एजेंडे पे लोग आएंगे। हम क्या करते हैं ना, लगते हैं कि अब ये लड़ाई, बिहार जीता, लोगों ने कहा अरे वाह वाह, सेक्युलरिज्म की जीत हुई। टू हेल विथ इट, सेक्युलरिज्म नहीं जीता बिहार में, बिहार में अंगणित जीता। और जब तक आप अंगणित की जीत पर तालियां बजाते रहेंगे, सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस, वो प्रधानमंत्री जी कांग्रेस को भेज रहे थे ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, तो ये दोनों शब्द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में चले जाएंगे, म्यूजियम में खूबसूरत सी तस्वीर होगी कि साहब ये एक सेक्युलरिज्म हुआ करता था इस मुल्क का, और ये एक सोशल जस्टिस हुआ करता है। ये लड़ाई हमें आपको अपने हाथ में लेनी होगी। 11 को जब नतीजे आने शुरू हुए तो लोगों ने कहा डूम्सडे आ गया, अपोजिशन खत्म, कयामत का दिन है, प्रलय आ गया, अब कोई कुछ बचा नहीं। मैं भी उनकी बात में आ गया। सोने जाऊं तो नींद ना आए, उठूं तो सोचूं करूं क्या, टेलीविजन देख नहीं सकता। 4 दिन लगे, रिकवर कर गया। बिहार के जीत के बाद क्यों नहीं कहा था कि प्रलय आ गया मोदी जी के लिए? दिल्ली में जब वो हारे तो क्यों नहीं कहा कि ये कयामत का दिन है मोदी जी के लिए? तो ये मीडिया के शब्द हैं। रवीश की एक बात मानिए, टेलीविजन ज्यादा मत देखिए। ज्यादा टेलीविजन देखिएगा, मेंटल हेल्थ बुरा होगा, मेरा खुद का बुरा हो गया, बीपी और डायबिटीज दोनों हो गया, और इसके लिए मैं सीधे तौर पर मोदी जी को जिम्मेवार मानता हूं। तो मेरा यह मानना है कि ये प्रलय नहीं है। 1984-85 में मैं 17 साल का छात्र था। राजीव गांधी जी को 440 या 45 सीट मिली थी लोकसभा में। उस समय एक पत्रिका निकला करती थी कोलकाता से, संडे,
जिसका हिंदी होता था रविवार, उसने लिखा डेथ ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन की मौत हो गई, इंतकाल हो गया। हमें भी लगा सचमुच खत्म हो गया। 3 साल नहीं लगे, जिंदा हो गया। तो ये मानिए कि इस तरह की चीजें जो मीडिया में कही जाती हैं कि डेथ ऑफ अपोजिशन, वो चलेगा नहीं बहुत दिनों। यह मुल्क विचित्र सा है, इंग्लैंड के मौसम से ज्यादा विचित्र है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरा दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तुझे क्या पता हम कहां कहां से गुजर गए। ये उस तरह का मुल्क है। और इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती है ना कि मोदी जी को आज लगता है कि उनके खिलाफ कोई नहीं है। राहुल को ऐसे प्रेजेंट किया था, राहुल जी को जैसे लगता है कि पप्पू। टेलीविजन चैनल्स में बोला जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए मेरी एक बात, मैं आपसे कह रहा हूं, दरखास्त आपसे कर रहा हूं, इतिहास सीना नहीं नापता है साहब, दिल देखता है। सीना तो हम लोग बिहार में, मेरे बाबूजी जब मटन खरीदने आते थे तो सीने का पीस जरूर लिया करते थे। तो सीना नहीं, दिल देखता है इतिहास। और दिल की राजनीति जो भी कर रहे हैं, और दिल बाएं में होता है, जो मैं बार बार कहता हूं, दिल बाएं में होता है, लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट होना होगा, बाएं हाथ की थोड़ी राजनीति करनी होगी। सीताराम येचुरी जी, प्रकाश करात वाली नहीं। हम लोग अपनी अपनी जगहों में, अपने दुकान में, अपने डिपार्टमेंट में, अपनी यूनिवर्सिटीज में, कहीं भी बैठ करके थोड़ा हर दिन ये सोचें, जिधर मेरा दिल है उधर की ही राजनीति की जाए। और वह राजनीति क्या है? वो न्याय की राजनीति है। अब 2 मिनट और लूंगा। योगी जी आजकल मोदी जी से ज्यादा चल रहे हैं। मैं इस योगी जी का एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। 1-2 बार तो टेलीविजन चैनल में भी थे, कभी बहुत पुरानी बात थी, अब तो बहुत बड़े नेता हो गए हैं, मसीहा हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड चला रहे हैं, थाने पे जा रहे हैं, पान गुटखा बीड़ी सब बंद कर रहे हैं। और हम लोग थोड़ा पान खाने वाले लोग हैं बिहार के, तो अच्छा है कि बिहार में नहीं आए, यूपी तक रह गए। तो उन्होंने जब वो बिजली वाली बात हुई थी, रमजान, दिवाली, हाँ, शमशान, कब्रिस्तान, तो मैं मानता हूं कि इस मुल्क में जिंदा कौमों को बहुत बार लड़ाया गया, मुर्दा घर पहली बार लड़े हैं, पहली बार इस मुल्क में। और ये मैं मोदी जी का कंट्रीब्यूशन मानता हूं। उनमें गजब क्षमता है। जिंदा लोगों को लड़ाते लड़ाते उन देख लिया, कह रहे अब इसमें मजा नहीं आ रहा, अब मरे हुए को लड़ाओ, तुम मरे हुए लोग लड़ रहे हैं। तो योगी जी से एनडीटीवी के एक बड़े पत्रकार ने कहा कि हुजूर, ये जो फैक्ट है ना इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, वो तो कुछ और कहते हैं। फैक्ट क्या होता है भाई? पब्लिक ओपिनियन भी कोई चीज है। लीजिए, बढ़िया मुल्क है, पब्लिक ओपिनियन फैक्ट के पीछे कतार लेके चल रहा है, चाकू भोंक देगा। ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोस्ट ट्रुथ, जहां सच का कत्ल होता है दिन दहाड़े, और लोग बजाय सच के कत्ल के गम मनाने के उसके भोज में शामिल होते हैं। लेकिन आपको भोज से लोगों को लौटाना होगा। लेकिन यह काम हम में से किसी से अकेले नहीं होगा। जो शहरयार साहब कह गए, इस रात की दीवार को ढाना है जरूरी, यह काम मगर मुझ अकेले से नहीं होगा। और आखिरी चीज, बातें बहुत थी, मैं एक आखिरी चीज ये कहना चाहता हूं आप सब लोगों से। आज जब आप जाएं वापस, और हम लगातार संवाद करेंगे, नदीम मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आऊंगा यहां, क्योंकि अगर हम बात ना करते रहे ना, और बात पे बहुत पहरा है इन दिनों, कॉन्वर्सेशन पे बहुत पहरा है, तो जब पहरा हो ना, तो हम लोगों को, जिसको कहते हैं ना, साइन लैंग्वेज में बात करना होगा। साइन लैंग्वेज विकसित कीजिए। मुझे पता है आप सड़क पर उतर जाएंगे, आपका जुलूस कम्युनल जुलूस कहा जाएगा, आप फिर से हाशिए पे जाएंगे। ये आजादी मुझको है, मनोज झा को, कि वो आपकी बात लाल किले से खड़ा होकर के झंडे को उल्टा लटका करके भी कर सकता है। लोग कहेंगे यार मेरे बीच का यार थोड़ा सर फिरा है। आपको ये आजादी नहीं है। चूंकि आपको ये आजादी नहीं है, तो आपको अपने मायने तलाशने होंगे। और आखिरी चीज जो मैं पहले कह चुका हूं, सॉलिडारिटी विकसित करनी होगी।
तमाम पिछड़े दलित समुदाय से उनका हाथ पकड़ना होगा। हम सब ब्राह्मण होते जा रहे हैं, थोड़े पैसे आए नहीं, हमारा एटीट्यूड ब्राह्मण ठाकुरों वाला होता जा रहा है। हम उसी हिकारत की नजर से देखते हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। इतिहास आपको माफ नहीं करेगी, मुझे माफ नहीं करेगी। और आखिरी, टू चीयर अप, कल हबीब जालिद साहब का जन्मदिन था। पाकिस्तान के शायर हैं और लोगों के शायर हैं। उनके पाजामा तक को बख्शा नहीं जिया हुआ रहमान ने। तो बहुत खूबसूरत लोगों के शायर हैं। और हालांकि आजकल पाकिस्तान का नाम लेना भी बड़ा मुश्किल है। अभी उस दिन नजीब के बारे में एक फॉल्स स्टोरी आई थी इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया में कि ISIS का। मैंने कहा अगर कोई मानदंड है तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा किसी दिन, क्योंकि मैं तो खुद ढूंढता रहता हूं गूगल पे। अरे शिक्षक हूं, पढ़ाना है तो मैं जानूंगा ना IS कैसे काम करता है या RSS कैसे काम करती है। कोई फर्क नहीं है। अब अगर आपने मेरा वो ट्रेल देख लिया कि इसने क्या क्या ढूंढा है, तो मैं तो हिटलर तक पर मैंने रिसर्च किया। तो आखिर में हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। 1 मिनट और रुकिएगा, 1 मिनट और। शिक्षक हूं, 50 मिनट की आदत है, मैंने 50 तो लिया नहीं ना। एक चीज मैं पर्पसफुली लेके आया था आप लोगों से शेयर करने के लिए, दुष्यंत कुमार का। सिर्फ इतना मैं पढ़ना चाहता हूं, आप और फरमाइए। अगर इस लड़ाई में मेरी सांसें उखड़ गई, मेरे बाजू टूट गए, मेरे चरणों में आंधियों के समूह ठहर गए, मेरे अधरों पर तरंगाकुल संगीत जम गया, या मेरे माथे पर शर्म की लकीरें खिंचाई, तो मुझे पराजित मत मानना, मुझे पराजित मत समझना। तब और भी बड़े पैमाने पर मेरे हृदय में असंतोष उबल रहा होगा। हृदय, दिल, सीना नहीं। मेरी उम्मीदों के सैनिकों की पराजित पंक्तियां एक बार और शक्ति आजमाने को, धूल में खो जाने को या कुछ हो जाने को मचल रही होंगी। एक और अवसर की प्रतीक्षा में मन की कंदीलें जल रही होंगी। शुक्रिया बहुत बहुत।